आज के सत्र में आज हम लोग बात करेंगे बातचीत पे। बात करेंगे कितने प्रकार के। वाह। अगर आपने म्यूट अनम्यूट है तो आप म्यूट हो जाइए। तो आज हम लोग बात करेंगे बातचीत का वो तरीका जो आप करते तो है लेकिन आप जानते नहीं है। आप कहोगे ये क्या पहली सुना रहे हो सुबह सुबह गुरुजी। पर बात सही है। आज आपको हम बातचीत का वो तरीका बताएंगे, बातचीत का वो स्वाभाविक मेथड जो आप हर रोज बातें करते हो। और कोई घंटे 2 घंटे नहीं, जितनी आप वर्बल बात करते हो उससे 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स मोर। आप हैरान होंगे कि ऐसी कोई बातचीत हम करते भी हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है। हम तो यही जानते हैं जो मुंह से आवाज निकल रही है, जो हम सुन रहे हैं। बैखरी, इसको हम लोग नादियों की भाषा में बैखरी कहते हैं। हम बैखरी बोलते हैं, बैखरी सुनते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो आवाज हम बोलते हैं सुनते हैं, हम उसी को जानते हैं। पर आज हम वो बात आपसे करने वाले हैं जो आप हर रोज करते हैं, जाने अनजाने करते हैं लेकिन करते हैं। और उस बातचीत का एक गहरा अर्थ आपके जीवन में है। उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल टॉक, अशाब्दिक संवाद। ये क्यों महत्वपूर्ण है, आज मैं इस पर क्यों आपको बोलना चाहता हूं। क्योंकि जब आप जितने प्राकृतिक होंगे, जितने बैक टू नेचर होंगे, जितने अपने जीवन को जानेंगे, पहचानेंगे, सच्चाई में उतरेंगे, वास्तविकता में उतरेंगे, तो अपने भीतर की अनकही भाषा को समझेंगे। जब आप बोले, वर्बली बोले या ना बोले, तभी भी आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी इंद्रियां एक दूसरे से संवाद करती है। आप आपस में तो बात करते ही हैं, पर साथ साथ प्रकृति से, प्राणी से, वृक्ष से, सबसे एक संवाद, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका होता है। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप अपने साथी, मित्र या जिसके साथ आप रहते हैं, परिवार में, समाज में, 90% कम्युनिकेशन अशाब्दिक है, नॉन वर्बल है। आज मैं इस विषय को इसलिए छू रहा हूं कि आप जितना अशाब्दिक संवाद समझेंगे, उतना ही आप ह्यूमन रिलेशनशिप को समझ पाएंगे, उतना ही आप जीवन के गहरे अर्थों को समझ पाएंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो बिना शब्दों के होता है। आप कोई भाषा नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, बस आपके भाव, आपके भीतर का वाइब्रेशन, आपकी जो फीलिंग्स है, वो चेतना के माध्यम से एक दूसरे में जाती है। यानी मैं उन शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं कि आपके अंदर कोई भाव आया तो आप किन शब्दों में उसे पिरोते हैं। क्योंकि शब्दों में तो आप झूठ, सच, बनावटी, दिखावटी, पाखंड सब जोड़ देते हैं।
लेकिन इसके अलावे कुछ और संवाद है जो आपके हृदय से हृदय तक होता है, जो झूठ नहीं है, जो सच है। आप कितना भी छिपा लें, वो कम्युनिकेशन आप अपने आप से दूसरों के साथ वो करते ही करते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो शब्दों से आपको नहीं जानता है। आप क्या कहते हो उससे, शब्द से अर्थ नहीं निकालता है। बुद्धिमान व्यक्ति सदा आपके भाव को पढ़ लेता है, आपके चेहरे की भाव भंगिमा पकड़ लेता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ लेता है। आप कितने अच्छे शब्दों में मैनिपुलेट करते हो, आप कितने बड़े डिप्लोमेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिमान आदमी आपके वाइब्रेशन से आपको पहचान जाता है। आपके देखने का नजरिया, आपकी ऊर्जा का संवाद, एनर्जी का लेन देन, आपके देखने और छूने का ढंग, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है। दिस एक्सप्रेस मैनी थिंग। जहां शब्द चूक जाते हैं, वहां भाव बता देता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कहने के लिए हमारे शब्द नहीं होते। जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं, हमारे कंठ रुंध जाते हैं, तब भी अगला आपको समझ लेता है। चेतना का एक स्तर है जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सब आपस में जुड़े हैं। अगर हम उस भाषा को समझ पाए जो चेतना से चेतना के मध्य हो रही है, चेतना से चेतना के अंतर्गत हो रही है, तो आप पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, इन सब को समझ जाएंगे। आप हैरान होंगे कि पशु पक्षी की भाषा हम कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे। आप जान सकते हैं। आप उनसे पूछिए जो वर्षों से किसी पेट को, किसी पालतू जानवर को पाल रहे हो। यदि कोई कुत्ता या बिल्ली आप पालते हैं और बहुत समय से पाल रहे हैं, बहुत जुड़ाव है, तो आप देखेंगे कि आप समझ जाएंगे उसके भाव को, और वो कुत्ता भी आपकी भाव को समझेगा। उस डॉग का रूठ जाना, गुस्सा हो जाना, भूखा होना, खुश होना, ये सारी बात आप समझेंगे। और आज ये विषय को उठाने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि चेतना की इस भाषा को समझना ध्यान और अध्यात्म की आधार भाषा है। हम अपने ध्यान और अध्यात्म में इसी भाषा को प्रयोग करते हैं, चेतना के इसी संवाद को जानते हैं। अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वयं भीतर के स्वधर्म को जानें, अपने भीतर की आवाज को सुने, तो यही भाषा है, यही अशाब्दिक संवाद है जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आप नदी, जल, वायु, भूमि, सूर्य, इन सब से संवाद कर सकते हैं। खासकर मैं जिनको
अग्नि सिद्धि सिखाता हूँ, यानी हवन सिखाता हूँ। बहुतों को मैंने हवन सिखाया है। तो यज्ञ में सबसे प्रधान पाठ होता है अग्नि संवाद, अग्नि से संवाद करना। आप संवाद कर सकते हैं, अग्नि निर्जीव नहीं है। आप यदि भाव से अग्नि में आहूत करते हैं, होम करते हैं, और अग्नि के जो मूवमेंट्स हैं उस पर त्राटक करते हैं, और अग्नि के साथ स्वयं को एकाकार करते हैं, तो आप अग्नि से संवाद कर सकते हैं। और ये बहुत प्राचीन मेथड था। यज्ञ एक बहुत प्राचीनतम मेथड था जो वैदिक काल के ऋषियों ने खोज लिया था। क्योंकि अग्नि से यदि आप संवाद करते हैं तो समस्त अशरीरी देवी देवताओं से आप संवाद कर सकते हैं। जो भी अशरीरी यक्ष, गंधर्व, देवता, इन सब से आप संवाद कर सकते हैं। पुराने लोग इस अग्नि साधना को जानते थे, और आज भी लोग हवन करते हैं, भले ही इस क्रिया को भूल गए हैं। लेकिन अग्नि एक शक्तिशाली माध्यम था जिससे आप अशरीरियों से संवाद करते थे। जल दूसरा सबसे शक्तिशाली माध्यम। जल इस पृथ्वी पर पहला प्राणी है, जल प्राणी है, याद रखना। अब धीरे धीरे विज्ञान भी कहने लगा है वाटर हैज मेमोरी, वाटर हैज पर्सनल बीइंग। पानी एक जीव है। आप यहां पानी के साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं, अफ्रीका में किसी गड्ढे में पड़े पानी को पता है। अमेरिका में जो पानी आप पी रहे हैं वो अंडमान निकोबार के किसी तालाब के पानी को पता है। पानी एक जीव है, और एक ही जीव है, ये अलग अलग नहीं है। आपके अंदर 70% है और पृथ्वी के अंदर भी 70% है। आपके भीतर भी पानी 70% है। पानी को पता है आपके बारे में, सब कुछ पता है। वाटर नोज एवरीथिंग अबाउट यू। और जब आपके भीतर के पानी को आपके बारे में पता है, तो समझ लीजिए कि नाइजीरिया के, या फिर और आप कोई देश, अंटार्कटिका उठा लीजिए, अंटार्कटिका के बर्फ को पता है। पानी जानता है, पानी सब कुछ जानता है, एक एक आदमी के बारे में जानता है, एक एक जिस जिसके अंदर में पानी है, पानी सबको जानता है। इसलिए जब लोग जल सिद्धि करते थे तो वो एक दूसरे के बारे में जान जाते थे। जैसे किसी के बारे में जानना होता था तो जल सिद्धि करते थे। जल सिद्धि से आप एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं। और सम्मोहन उच्चाटन जैसे साधना में भी जल का प्रयोग होता है, इसके लिए वरुण देव की उपासना होती है। एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं? एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम वायु सिद्धि कर सकते हैं, हम पहाड़ों से बात कर सकते हैं, हम इन सब पशु पक्षी जलचर नभचर
हम सबसे बात कर सकते हैं। चेतना के उस स्तर पर जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जहां आपकी चेतना समग्र हो जाती है, वहां आप किसी भी प्राणी से, और जिसको आप प्राणी नहीं मानते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उससे भी संवाद कर सकते हो। आपकी ऑरा संवाद कर रही है एनर्जी के लेन देन के थ्रू। आपके सेंसेस, इंद्रियां इनपुट्स एंड आउटपुट्स दे रही है सृष्टि को। आपके घर में जो आपका डॉग है, वो आपको जान रहा है, पहचान रहा है। आपके डर को, आपके दुख को, आपकी खुशी को, सबको जान रहा है। अगर आप गांव में गाय रखते हैं तो आपकी गाय को पता है कि आप गर्मी की छुट्टियों में आते जाते हो। आपकी गाय को पता है कि आप बीमार हो। ये ये जानवर इस बात को पकड़ लेते हैं। जानवर इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमसे कहीं बेहतर समझते हैं। बहुत सारी वेव्स और तरंगे हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें ही नहीं पता है। कभी जब हम इनिशियल डेज में इतनी आर्टिफिशियल वर्ल्ड में नहीं जीते थे, मैन मेड थिंग्स नहीं थे, और हम प्रकृति के साथ जीते थे, तो हमें पता था कि हम अपने शरीर से नाना प्रकार के तरंगे छोड़ते हैं और दूसरे के तरंगों को अवशोषित करते हैं, वेव्स को लेते हैं। क्या आपको पता है कि हम बहुत सारे स्मेल प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी से इस अलग अलग सिचुएशन में? जब आप बहुत डरते हो तो एक खास तरह का स्मेल छोड़ते हो अपने बॉडी से। जब आप किसी से प्रेम में पड़ते हो, कामुक होते हो, तो एक अलग तरह का स्मेल छोड़ते हो अपनी बॉडी से। और अगले को पता होता है ये। मजेदार बात है कि आपका डर कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक साधारण सा जीव, चींटी समझ जाता है आपके डर को। मच्छर समझ जाता है आपके डर को। उस गंध से समझ जाता है, उस तरंग से समझ जाता है। और परफ्यूम का विकास ही इसलिए हुआ था। परफ्यूम के पीछे की बेसिक फिलॉसफी ही यही थी कि जब आप कामुक होते हो तो आप गंध छोड़ते हो। तो हम ऐसा गंध बना दें जिसको लगाने से दूसरे लोग कामुक हो जाए, उसका प्रभाव पड़े दूसरों पर। परफ्यूम के आविष्कार का बेस यही था। स्त्रियां गंध छोड़ रही है, पुरुष आकर्षित हो रहे हैं, पुरुष गंध छोड़ते हैं, स्त्रियां आकर्षित होती है। और यह आकर्षण हो रहा है, आपका मन जाने इस बात को या ना जाने। और गंदी क्यों? आप जानवरों को देखिए, एक दूसरे को चाट करके, सूंघ करके और चाट करके समझते हैं, लीक करते हैं। छोटा बच्चा आपके गोद में है,
वो आपको चाटने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रहे, ये एक संवाद है, ये कम्युनिकेशन है। हम कम्युनिकेशन केवल शब्दों में नहीं करते, वही मैं कहना चाह रहा हूं। और कई बार तो हम, अच्छा आपने सुना होगा रेकी के बारे में कि हम लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं। प्राणिक हीलिंग क्या है? अगेन ये एक संवाद है, ये कम्युनिकेशन है, ये एक बातचीत है। आप खास तरह की तरंगें जो आपने कॉस्मोस से ली होती है, वो आप छोड़ते हैं दूसरे प्राणी को, और दूसरा प्राणी उस हीलिंग तरंगों को एक्सेप्ट करता है और हील होता है। और ऐसा केवल आप ही नहीं करते हो, बहुत सारे जानवर आपको हील कर देते हैं, जैसे डॉल्फिन। ऑटिज्म में डॉल्फिन थेरेपी कराई जाती है, और ये प्रमाणित है। अब मैं कई रोगों में लोग कहता हूं कि वृक्षों को हग करो, जाकर के ट्रीज में हग करो, जाके जाके गले लगाओ वृक्षों को, पेड़ों को। और कुछ खास पेड़ तो जबरदस्त हीलर होते हैं, जबरदस्त हीलर होते हैं। अगर आप किसी संक्रमण से, इंफेक्शन से पीड़ित है, तो नीम के पेड़ को गले लगाना चाहिए। यदि आपके जीवन में कुछ भी स्थिर और स्थायी नहीं है, आपके जीवन में पैसा रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, गरीबी है, पीपल के पेड़ को गले लगाइए। आपका वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, घर में सब बिखरे हुए हैं, सब इधर उधर कुनबा आपका बिखर रहा है, टूट रहा है, छूट रहा है, बरगद के पेड़ को गले लगाइए। इनसे इनसे जो तरंगे निकल रही है, उससे आप हील होंगे। ये वो भाषा है जो एक प्राणी दूसरे प्राणी में बोले चाहे ना बोले, चेतना संवाद कर रही है। पृथ्वी बहुत सारी संकेत दे रही है, भूकंप आने की, तूफान आने की। आज तो चलो आपके पास बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण हैं, सैटेलाइट्स हैं। और मैं बता दूं, कई बार सैटेलाइट भी वो चीज नहीं पकड़ पाती है जो ये चिड़िया, ये प्रकृति के और दूसरे लोग पकड़ लेते हैं। बहुत सारे आप देखे होंगे चिड़ियों को, जानवरों को पूर्वाभास हो जाता है, उनका सिक्स सेंस जागृत हो जाता है, वो उन तरंगों को वो पकड़ लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें पृथ्वी और आपके बीच के संवाद को, उन तरंगों को, मौसम के पूर्वाभास को, मैं आप लोगों को एक बार श्रमण परंपरा के बारे में, जब जैन पढ़ा रहा था, तो श्रमण परंपरा के बारे में बता रहा था। जो श्रमण परंपरा बाद में शैमनिक ट्रेडिशन में बदल गई। शमन्स, शैमनिक ट्रेडिशंस, उसमें टोटेम्स होते हैं, कुछ टोटम होते हैं। आप भारत के प्राचीन इतिहास को देखेंगे तो टोटम को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये शैमनिज्म का उत्पत्ति भारत में ही हुआ है। आज पूरे विश्व के लोग अपने पुराने इतिहास में
छुपे हुए गोपनीय सेक्रेट कल्ट्स में, ओकल्ट्स में शैमनिज्म को पा रहे हैं। भारत में यत्र तत्र आपको दिख जाएगा इसकी उदाहरण, इसके पहचान, इसके चिन्ह। ये टोटेम्स कुछ एनिमल के होते थे, जैसे नाग, जैसे सिंह, जैसे हाथी। ये एनिमल्स परंपराओं के टोटम होते थे, कबीलों के टोटम होते थे। और इन एनिमल ये एनिमल उनके रक्षक होते थे। जो शैमनिक मास्टर होते थे वो इन एनिमल से संवाद करते थे। और ये परंपरा पूरे दुनिया में है। अब तो बहुत छुपे हुए इक्का दुक्का परंपराएं हैं शैमनिज्म के, जो बच्ची खुची है। सरकारों ने इसे नष्ट कर दिया, आधुनिकता ने इसे जानबूझ करके मार दिया। पर अद्भुत है ये परंपरा, जो जीव से गहरे से जुड़ा है। एक क्लीव बैक्स्टर हुए 1966 में, जिन्होंने जीएसआर मशीन को, जो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स मशीन है, उसको पौधों से जोड़ा। और उन्होंने पाया कि पौधों ने जो प्रतिक्रिया दी, वो मानव की भावनाओं पर प्रतिक्रिया दी। हमारे बंगाल के जगदीश बोस ने प्लांट कॉन्शियसनेस को इससे पहले खोज करके नोबेल अवार्ड पा चुके थे। उनके साथ तो ये हालत था कि उन्होंने पूरे मेज के सामने, लगभग 60 वैज्ञानिकों के सामने, उन्होंने दावा कर दिया था कि अगर जिस जहर से पौधे नहीं प्रभावित हो सकते हैं, उस जहर से हम लोग भी नहीं प्रभावित हो सकते। और साइनाइड पी गए थे। साइनाइड पर वो प्रयोग दिखाना चाहते थे कि पौधे जहर के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। तो उनका प्रयोग असफल हो, किसी छद्म वेस्टर्न साइंटिस्ट ने उनके साइनाइड को बदल दिया था, उनकी जहर की शीशी को बदल दिया था। और वो 60 वैज्ञानिकों के सामने, कैमरा के सामने बोले कि अगर ये साइनाइड पौधों को असर नहीं करेगा तो मुझे भी असर नहीं करेगा, पी गए उसको। जिस साइनाइड को जीभ पे रखते ही आदमी मर सकता है, एक बूंद भी आदमी के मुख में चला जाए वहीं तड़प के मर जाएगा कुछ सेकंड्स में। इतना विश्वास था कि हम पौधों से बात कर सकते हैं, पौधों से संवाद होता है। पौधों को पता है कि कौन बंदा मेरे पत्तों को तोड़ देता है, हमें गिरा झुका देता है, तोड़ देता है। कौन आके पानी देता है, कौन आके प्यार से छूता है, कौन माली है और कौन नटखट बच्चे हैं, वो सब समझता है। पेड़ भी संवाद कर रहे हैं। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इससे अतिरिक्त बहुत बड़े लेवल पे संवाद पेड़ करते हैं। पेड़ एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक पेड़ दूसरे से संवाद करता है। प्रेम अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश के लिए अपने आप में परिवर्तन करते हैं, दूसरों से हेल्प मांगते हैं। और तो और, पेड़ जो चिड़ियों का आश्रय स्थल है, चिड़ियों और वृक्षों के बीच में संवाद होता है।
इसको हम लोग कहते हैं फंगल नेटवर्क। वृक्ष के अंदर एक फंगल नेटवर्क होता है जिससे वो एक दूसरे को संदेश देते हैं, पोषण भेजते हैं। और जरूरी नहीं है कि एकदम पास वाले पेड़ को भेज रहे हैं, वो 50 किलोमीटर दूर किसी पेड़ को संदेश भेज देते हैं। और ये इतना कुछ हो रहा है, हम इंसानों को पता नहीं है। आपकी पेड़ जो बीज पैदा कर रही है, वो बीज मान लो कोई चिड़िया उड़ा करके 50 किलोमीटर दूर ले जा करके छोड़ दिया और उस बीज से एक नया पेड़ निकल आया हो, तो पुराने पेड़ को पता है कि हमारा संतान, हमारा बच्चा, हमारा बीज एक नया पेड़ बन गया है। वो खबर भेजता है, वो संवाद करता है उससे। और यही नहीं, जब खतरा होता है, मुश्किल होता है, तो कुछ केमिकल संकेत जिसको हम लोग केमिस्ट्री से जानते हैं, कि हम लोग पास जानने के और तरीके नहीं है, तो कुछ ऐसा संकेत छोड़ता है कि अब खतरा है, देखो पेड़ काटने वाले लोग मशीन लेके आ रहे हैं। ये सूचना भेजता है औरों को। आसपास के पेड़ उसको सुनते हैं। और जो मैंने ट्री हगिंग की बात बताई, वृक्षालिंगन की बात की, अब बहुत सारी रिसर्च उस पे हो गए। जेएसटीएससी एक जर्नल निकलता है जिसमें उनकी रिसर्च कहते हैं कि ट्री को जब आप हग करते हो तो आपकी ऑक्सीटोसिन बढ़ती है, कॉर्टिसोल घटता है। अब ये सब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको परिकथा सुना रहा हूं। उसी प्रकार से ध्यान में भी एक अशाब्दिक संवाद होता है। जब आप ध्यान में होते हो, जब आपका मन बिंदु पर टिकता है, तब आप कॉस्मोस से संवाद शुरू कर लेते हैं। जब आप एक साक्षी भाव डेवलप करते हैं, तब क्या होता है, बाहर और भीतर की जो सीमा है, जो आकृति और अनाकृति की जो सीमा है, मतलब जो भी शेप एंड साइज, जो आकृति आप जानते हो, वो सीमा धुंधली होने लगती है। और दृष्टा धीरे 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 उस परमात्मा को जानने लगता है, परम सत्य को जानने लगता है। और जब ये संवाद और संवादकर्ता दोनों एक हो जाते हैं, तो इसी को समाधि कहते हैं। यही परम अशाब्दिक संवाद है। आपको पता नहीं है, गुरु और शिष्य के बीच में एक संवाद चल रहा है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों को कि आप मुझे बताओ ना बताओ, अगर मेरे से दीक्षित हो, तो आपके एक एक पल की जानकारी मुझे रहती है, मुझे होती है। ये ये गुरु की संवेदना है कि अपने शिष्यों की हर एक हरकत की पकड़ और मॉनिटरिंग एक दृष्टा की भांति, एक विटनेस की भांति मैं करता रहता हूं। कई बार बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आश्चर्य होते हैं, गुरु जी आपको कैसे पता, ये बात तो कोई नहीं जानता था, ये आप कैसे जानते हो। और मैं बोलता हूं मेरे पास बहुत सारे गण हैं, मेरे पास मैंने बहुत सारे स्पाई छोड़ रखा है, ऐसे ही मजाक में बोलता हूं, जो मुझे आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। कौन है वो स्पाई? आज मैं रहस्य खोलता हूं। ये जल है जो आपके भीतर है, मैं उससे पूछ सकता हूं। ये वायु है
जिसके मध्य आप रहते हो। अग्नि है, जो पंच अग्नि आपके भीतर होता है। आप पंचभूतों को से जब संवाद करते हो और जब इस पर नियंत्रण हो जाता है तो आप भूतनाथ हो जाते हो। भूतनाथ का मतलब क्या होता है? अरे भूत प्रेत पिशाच की बात नहीं हो रही है, पंचभूतों की बात हो रही है। जब आप पंचभूतों से संवाद करने लगते हो, उस पर नियंत्रण कर लेते हो, तो आप भूतनाथ हो जाते हो। ये भगवान शिव के लिए उपमा दी जाती है। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो भी भाव का संप्रेषण ईश्वर और आपके बीच में होता है। आर्त आवाज में आप पुकार लगाते हो अपने इष्ट को, हरि को, शिव को, तो बात वहां तक जाती है। और मैं जिस नाद साधना की आपसे बात करता हूं, ये तो बेस है इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। हम तो उसी अनाहत ध्वनि की बात करते हैं जो सुनाई सामान्यतः सुनाई नहीं पड़ता, जो बैखरी नहीं है, जो मध्यमा है, पश्चंती है, जो परा है। और यही सूक्ष्म आवाजों को सुनना नाद साधना का बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक ध्यान है। और जब आप सूक्ष्म तरंगों को अनुभव करने लगते हैं तब आपके अंदर टेलीपैथिक अवेयरनेस डेवलप होती है। आप अपने भीतर अपने इनर वॉइस को सुन पाते हैं। नाद साधना वास्तव में अशाब्दिक संवाद ही है। जीवन भर मैंने ये साधना की है और कराई है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली साधना है, सबसे असरदारक साधना है, जिससे आप अंतरिक्ष से जुड़ते हैं, प्राणियों से जुड़ते हैं, पंचभूतों से जुड़ते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से जुड़ते हैं। जलचर नवचर थरचल जीव जंतु प्राणी, कीड़े मकोड़े से लेकर के आप शेर बाघ हाथी से जुड़ते हैं, वृक्षों से लेकर नदी पहाड़ तक जुड़ते हैं। और ये तो पृथ्वीगत बात है। पृथ्वी से परे अंतरिक्ष से तारे सितारे ग्रह नक्षत्र से जुड़ते हैं। उन व्यक्तियों से जुड़ते हैं जो मर चुके हैं और उनसे जुड़ते हैं जो आने वाले हैं। कश्मीर सेविज्म में कश्मीर सेविज्म में इसको कहा गया स्पंद। चेतना का स्पंदन ही संवाद का मूल है। जहां बौद्ध धर्म इसको मिथ्या भावना कहते हैं, मौन प्रेम, मौन प्रेम का संप्रेषण, करुणा का तरंगित होना, करुणा का फैलना। ईसाइयों ने इसे कॉन्टेम्पलेटिव प्रेयर कहा, ईश्वर से मौन संवाद। सूफी परंपरा में इसे क्षमा और मुराकाबा बोला गया। इसे कल्ब साधना भी कहते हैं। सूफियों ने कल्ब से कल्ब यानी हृदय से हृदय तक की संवाद को कहा। तंत्र में इसे शिव शक्ति संवाद कहते हैं। अगर मैं इसके महत्व के बारे में आपको बताऊं तो मैं आपसे 90 कह रहा था, लेकिन शोध कहता है 93%, 93% संवाद अशाब्दिक है। ये अल्बर्ट मेहराबियन रिसर्च में ये पाया गया कि हम अपने जीवन में 93% संवाद
कम्युनिकेशन अशाब्दिक करते हैं, नॉन वर्बल करते हैं। रिसर्च में पाया गया कि ये आपकी कॉन्शियसनेस की भाषा है, बिना शब्द के, बिना सीमा के, जहां झूठ नहीं है, प्रपंच नहीं है, पाखंड नहीं है, जो है वो है। आप किसी को ना पसंद कर रहे हो, झूठ झूठ कह रहे हो कि आप पसंद करते हो, पर चेतना ये संवाद नहीं करती, चेतना सच बताती है। और हमारी वर्षों पुरानी परंपरा रही है इस विज्ञान को समझने सिखाने की, चाहे वो यज्ञ के माध्यम से हो, सिद्धियों के माध्यम से हो, नाद साधना के माध्यम से हो। 5,000 से साल से भी पुराने समय से ये विद्या चली आ रही है। योग में, तंत्र में, शमन में ये परंपराएं हैं। इसके बेस में क्या है? बेस में सब कुछ चेतना से जुड़ा हुआ है। चेतना सब जानती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस एकता को अनुभव करने का माध्यम है ये। आपको लगता है कि रैशनल ज्ञान ही सब कुछ है, आपकी तार्किक बुद्धि ही सब कुछ कहती है, तो आप बहुत उथले जिंदगी जी रहे हैं। आपके रैशनल माइंड आपके तर्क वितर्क से परे, कहीं ऊपर, कहीं गहरा, आपके भीतर में एक अंतर आवाज है जो सच्चा निर्णय लेता है, जीवन को आपके तर्कों से ज्यादा, आपकी बुद्धि से ज्यादा बेहतर जानता है। आपकी बुद्धि चूक जाती है क्योंकि आपकी बुद्धि संस्कारित है। आपकी बुद्धि के पास डेटाज नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है। आपकी बुद्धि अवधारणाओं पे चलती है। लेकिन इन अवधारणाओं से परे जो अंतरात्मा की आवाज है, जो चेतना की आवाज है, वो पर्यावरण को पढ़ सकती है, पशु पक्षियों की भाषा को जान सकती है, संकेतों को सुन समझ सकती है। इसी को कहा जाता था पहले शगुन अपशगुन। शगुन अपशगुन क्या है? प्रकृति को समझने पढ़ने की कला है। कुछ लोग लकीर के फकीर अटक गए कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो ये किसी समय परिस्थिति के आधार पे उसका महत्व है। आप घर से बाहर निकलते हैं, गाय दिख गया, गर्भवती स्त्री दिख गई, समुद्र शास्त्र में इसका पूरा उल्लेख है। आपका पर्यावरण आपके बारे में बता रहा है कि आज आपका दिन अच्छा है, बुरा है, आप बाहर निकल रहे हो, अच्छा होगा, सफल होगा, असफल होगा। सगुन अपशगुन इसी को कहते हैं। इसी में पारंगत होना, जो बाहर एक्सटर्नल सिचुएशंस को जानना, समझना और उसमें पारंगत होना। एक पत्ता भी हिल रहा है तो संकेत दे रहा है। एक कौवा आपके दरवाजे पर बैठ करके काव काव कर रहा है, आपको कुछ संकेत दे रहा है। इसी को पढ़ना और समझना, इसी को शकुन शास्त्र या इस शास्त्र को जानने वाले को शकुनी कहते थे। शकुनी। शकुनी कोई महाभारत का विलन नहीं है। शकुनी वैसे लोग होते थे जो पर्यावरण संवेदना में विद्वान होते थे। लोग अपनी बेटियों के साथ शकुनी को भी भेजते थे। पहले राज परंपरा में था कि ज्योतिष शास्त्री को या शकुनी को, वो अपनी बेटी राजकुमारी की जब शादी राजकुमार किसी देश के साथ होती थी तो अपने साथ किसी ज्योतिष को या शकुनी को साथ भेजते थे। जो वहां की महारानी बनती थी, महारानी को वो हर पर्यावरण का संकेत, राजा जिस युद्ध को लड़ने जा रहा है लौट के आ पाएगा कि नहीं, मारा जाएगा, दुश्मन जो आक्रमण कर रहे हैं उसमें हम जीतेंगे हारेंगे, रानी अपनी सुरक्षा का ख्याल करती थी। क्योंकि आपको पता हो या ना हो, राजा युद्ध में यदि हार जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान रानी का होता था। क्योंकि रानी को हर लिया जाता था और उसका सैकड़ों बार बलात्कार होता था।
या वो दूसरे राज्य की दासी बन जाती थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार था रानियों के साथ। इतिहास रानियों के बारे में कम बोलता है, लेकिन रानियों का इतिहास बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और मजबूरी था कि उनको अपने पास शकुनियों को और ज्योतिषाचार्यों को रखना, और परंपरागत रूप से राजा अपनी बेटियों के साथ किसी शकुनी को भेज दिया करते थे, किसी ज्योतिषाचार्य को भेज दिया करते थे। मैं आप लोग को हीलिंग कैपेसिटी के बारे में ऑलरेडी बता लिया कि ये हीलिंग जो आप प्राणिक हीलिंग कहते हैं, रेकी हीलिंग कहते हैं, ये भी क्या है? ये चेतना से चेतना का संवाद है, ऊर्जा का लेन देन है, जो शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। और यदि आप इस विद्या में पारंगत होते हैं, तो आप प्रकृति से संवाद करते हैं, आपका कॉर्टिसोल डाउन होता है, अल्फा वेव्स आपका एक्टिवेट, जैसे ही आप चेतना को सुनने की नाद साधना करते हैं, तरंगों, सूक्ष्म तरंगों को सुनने की कोशिश करते हैं, अल्फा वेव्स बढ़ जाता है आपका। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है। मौन संवाद के अभ्यास से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होती है, मोटी होती है। आपके भीतर करुणा का विकास होता है। आप दूसरों के दुख दर्द को समझ पाते हैं। कोई क्या कहना चाहता है, कई बार लोगों के पास अच्छे शब्द नहीं होते हैं, और ज्यादातर झगड़े तो ये संवादों के कारण है। आपके बोलने, खराब बोलने की या गलत समय पे बोलने की वजह से है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। जो जो 90% झगड़ा का मूल है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये आपकी इमोशनल आईक्यू को पढ़ता है, आपके भीतर में अंतर ज्ञान को उत्पन्न करता है। जो आप लोग कहते हो ना, ये गट फीलिंग हो रही है मेरी, ये गट फीलिंग क्या है? पेट से थोड़ी आवाज आ रही है। इसको साइंटिफिकली एंटेरिक ब्रेन कहा जाता है ना? ये वो तरंगे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड है जो आपकी बॉडी क्रिएट कर रही है, आपको चेता रही है, प्रकृति के बारे में बता रही है, बहुत कुछ आपकी शरीर आपको बता रही है, आपको पता नहीं है, आपके सेंसेस बता रहे हैं। प्रकृति से संवाद अगर आप सीखते हैं तो आपका मेलाटोनिन बढ़ता है, नर्वस सिस्टम जो है वो बेहतर होता है, शांत होता है। अगर एकदम फिजिकल लेवल पे हम आ जाएं तो आपका हृदय का स्वास्थ्य बढ़ता है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है, एचआरवी अप होता है। अगर आपको ये सौभाग्य मिला है कि आपके आसपास कोई बगीचा है, कोई जंगल है, कोई पेड़ों का झुरमुट है, तो उस वन भ्रमण को आप कभी ना छोड़ें। वृक्षों जैसा अति प्रिय मित्र कोई नहीं होता। वृक्ष कुर्बान कर देते हैं अपने आप को, हम उनके पत्ते नोच लेते हैं, हम उनके फल खा जाते हैं, हम उसके फूलों को देवताओं पे चढ़ा देते हैं, अपने घर का शोभा बढ़ा लेते हैं। हम पेड़ों को काट करके उसके तने से घर बना लेते हैं, और जीवन भर ये वृक्ष हमें देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। पेड़ों से ज्यादा अच्छा मित्र कोई नहीं है, जो आपके लिए कुर्बान होता रहता है, हर पल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन आपके लिए देता रहता है। ये पेड़ जो बाढ़ को रोकता है, ये भूमि का संरक्षण करता है, ये हरियाली नहीं, आपके जीवन में शांति लाता है। भले ही आज हम इन पेड़ों को काट करके, प्रकृति का दोहन करके हम कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, पर यदि आपको मौका मिले, जंगल, बगीचा, पेड़ का झुरमुट, वहां जाओ, टहलो। आपके अंदर में आपका सेलुलर विकास होगा, आपके फाइटोसाइट्स जो है वो बढ़ेंगे, आपके हार्मोन संतुलित होंगे, सेरोटोनिन बढ़ता जाएगा, कॉर्टिसोल घटता जाएगा। आपको पता नहीं है, आप तो बहुत लोग को मैं देखता हूं पार्क में वो नंगे पांव चलते हैं।
जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, ये आपके बायोइलेक्ट्रिक बैलेंस को बढ़ाता है। ऊर्जा जो है, इम्बैलेंस ऊर्जा को वो बैलेंस करता है। आप प्रकृति से जुड़िए, बैक टू नेचर होइए। यही रितान्वेषी का डायलॉग है, यही रितान्वेषी का मर्म है। हमने जो संस्था रितान्वेषी बनाई है, उस संस्था का स्लोगन है बैक टू नेचर। सर्कैडियम रिदम रीसेट कर देता है ये आपका नेचर से जुड़ना। आपके भीतर सेलुलर लेवल पे हील करता है, सेल रिपेयर करता है, उसकी एक्सेलरेशन पर हील करता है। इसलिए आज जो साधना में आपको, जिस ओर मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, सजग बना रहा हूं, वो संवाद है जो आपकी आध्यात्मिकता बढ़ाता है, आपके भीतर अंतरिक्ष के साथ आपको जोड़ देता है। बिना इस संवाद को समझे आप गुरु को कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने समर्थ गुरु किया है, तो आप गुरु से संवाद सिर्फ मौन होकर के कर पाते हैं। हम कभी भी बोल करके संवाद नहीं कर पाते हैं। बोल के तो गुरु से आप बहुत आधी अधूरी बातें करते हो, सीमित बातें करते हो। जितने भी आपके प्राणिक लेवल पे, प्राणमय कोश में, नाड़ियों में, चक्रों में, ग्रंथियों में जो संवेदनाएं हो रही हैं, उनकी अनुभूति इसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के तल पे हो पाता है। और बहुत सारे शैमनिक ट्रेडिशन में एंस्टल हीलिंग ट्रेडिशंस थे, तांत्रिक परंपरा में भी है, जिसमें आप पितरों से, पूर्वजों से संवाद करते हैं। आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक ऑफ कॉस्मिक डाउनलोड। जब शब्द मौन हो जाते हैं, तब सत्य बोलने लगता है, ऐसी उपनिषद की परंपरा है। तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिस हो सकते हैं, बहुत सारे अभ्यास हम आपको सिखा सकते हैं। लेकिन मूल बात है कि वो संवाद के प्रति वो उतनी सजगता आपके भीतर हो। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर निश्चित रूप से आपको गूढ़ विद्याएं सिखाना चाहते हैं। आप अपने पशुओं से, पालतू से, आसपास के वृक्षों से संवाद करने का एक खास पैटर्न है। ये आलिंगन फिर भी बहुत बाहर की बात है। एक खास मेथड है जिनसे आप इन पौधों से, वृक्षों से बात कर सकते हैं। लोग नाम रखते हैं अपने पालतू का, वृक्षों का। लेकिन इस कमिंग गुरु पूर्णिमा में मैं आपको नाद साधना का वो व्यवहार बताऊंगा। इस गुरु पूर्णिमा में मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की गहरी दीक्षा दूंगा। ये जो 28, 29, 30 जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, इसमें मैं वो अनकही भाषा सिखाऊंगा, जिसमें प्रकृति हर पल बोल रही है, बस हम सुनना भूल गए हैं। ये क्षमता हमने खोई नहीं है, बस सोई है। इसे हम जगाने का एक विधि आपको हम गुरु पूर्णिमा में बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी दिल्ली पहुंचेंगे, 28, 29, 30 के कार्यक्रम को अटेंड करें और इस गहरे विज्ञान के प्रति, जो हजारों वर्षों पुराना हमारा सनातन धर्म का मौलिक विज्ञान विद्या है, इसको सीखें, इसको जानें। आज इतना ही। अपने अंदर भाव रखें। कल हम और एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके आएंगे आपके सामने, जो जीवन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
तब तक के लिए प्रणाम। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो। आपके भीतर की आत्मा को नमन। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी।